नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम चर्चा करेंगे निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड की। और इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर ध्रुमल शाह हमारे साथ मौजूद है, जो कि फंड मैनेजर हैं इक्विटी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। ध्रुमल नमस्कार, स्वागत है आपका। और निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड नेम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कंसीडरिंग जिस तरीके के हमारे मार्केट्स हैं और ऐसे में वैल्यू आइडेंटिफाई करना या इस तरीके का फंड आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारीकियों को समझेंगे इस फंड की और कैसे वैल्यू आप देते हैं इन्वेस्टर्स को इस फंड के थ्रू, और तमाम डिटेल्स को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक आउटलुक आपका मार्केट्स पर, कैसे देख रहे हैं आप करंट इक्विटी मार्केट्स को? इंडेक्स या फिर स्टॉक मूवमेंट को देखते हुए तो लग रहा है कि शायद चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, ऑल्दो अभी भी एक डर बना हुआ है यूएस ईरान वॉर को लेकर कि कहीं किसी वक्त भी एस्केलेट ना हो जाए हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, और प्लस अर्निंग्स में जो हम शॉकर्स देख रहे हैं, जैसे हमने आईटी की तरफ से आते हुए देखा। क्या व्यू है आपका इन सब डेवलपमेंट्स और फंडामेंटल्स के बीच में? डेफिनेटली देखिए, जो मार्केट है बॉटम से तो काफी अच्छा रिकवर हो गया है। देयर हैज बीन अ डिसेंट रिकवरी, बट अभी भी मार्केट में थोड़ा सा जो एक भय बना हुआ है कि अगर जो चीजें एस्केलेट हो गई और क्रूड और ऊपर चला गया तो डेफिनेटली मार्केट के लिए ओवरऑल नेगेटिव हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है कि थिंग्स विल बी, चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा ऐसा नजर आ रहा है मार्केट देख के। ओके। और अर्निंग्स वाइज अभी तक की जो रही हैं, आप उसे कैसे रेट करते हैं? ये विद रिगार्ड्स टू एक्सपेक्टेशंस क्या खरी उतरी हैं, या फिर आगे की अर्निंग रिकवरी को लेकर क्या व्यू है आपका, जो भी आपने अब तक ऑब्जर्व किया? देखिए, जो इनिशियली जो अर्निंग्स आई हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली बैंकिंग फाइनेंशियल्स के जो नंबर्स कुछ आए हैं या कहाँ पे जो प्री क्वार्टरली अपडेट्स आई हैं, वहाँ पे काफी एक्साइटमेंट लग रहा है। लोन ग्रोथ ठीक लग रहा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का जो नंबर्स है, जो आउटलुक है, वो काफी ठीक लग रहा है। द नेक्स्ट इज आईटी सेक्टर, जहाँ पे हमने कल जो 2-3 अर्निंग्स देखी है, वहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। पर आईटी सेक्टर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज नाउ जो है वो वैल्यूएशन काफी हद तक करेक्ट हो गए हैं, और वो जो फियर है आगे 1-2 साल जो चैलेंजिंग रहेंगे, वो कुछ हद तक अब स्टॉक्स अच्छे खासे वो फियर फैक्टर कर रहे हैं। एंड अदर देन दैट वी हैव टू देखेंगे आगे अब अर्निंग्स कैसे आ रही है। बट अगेन हमें अगले क्वार्टर की जो अर्निंग है वो भी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्रूड बढ़ा है और जो कमोडिटीज जो बढ़ी है और जो थोड़ा बहुत जो डिसरप्शन हुआ है, उसकी जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग में देखने मिलेगी। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वार्टर के अर्निंग में देखने को मिलेगी। और किसी भी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से जो भी ध्रुमिल हमने हाल फिलहाल में बातचीत की, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, एक चीज़ तो क्लियरली इंडिकेशन सबकी तरफ से मिली है कि कमोडिटी प्राइसेस इतना बढ़े हैं, बुलियंस इतना बढ़े हैं कि उसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि पूरा कंज्यूमर्स को भी पास ऑन कंपनीज नहीं कर पाई हैं, एब्जॉर्प्शन की है। तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर रहेगा जो कि वेट एंड वॉच वाला रहेगा। लेकिन क्लियरली एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट सब चीज़ों को इनको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं फंड पर आऊँगी, उससे पहले क्विकली एक सवाल आईटी पर, जैसे आपने अभी मेंशन किया। इसी शो में हमने पिछले कई एपिसोड्स में जब आईटी पर बातचीत की तो फंड मैनेजर्स के मन में कंफर्ट दिख रहा था, वैल्यूएशन का कंफर्ट दिख रहा था, एलोकेशन इंक्रीज करने का। बट जो हाल हम देख रहे हैं अर्निंग्स के बाद, एक दिन में इंडेक्स 4-4.5% टूट जाना, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी घबराहट तो होती है। उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह आपकी रहेगी आईटी को लेकर? देखिए, आईटी के अगर जो हम लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जो लार्ज कैप कंपनियां हैं लार्जली अभी सब 15 पी 1.5-2 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे ऑलरेडी वो सब स्टॉक्स आ गए, पर्टिकुलरली लार्ज कैप कंपनीज। एंड जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो भी काफी नीचे आ गई है। तो मैं दोनों तरफ से सेक्टर को देख रहा हूँ। एक तरफ से मुझे थोड़ा सा कंफर्ट कहाँ आ रहा है कि वैल्यूएशन जो है वो काफी हद तक कंफर्टेबल हो गए हैं, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी वो भी काफी करेक्ट हो गई है। बट हाँ, एक चीज क्लियर है कि हाउ एआई इज इवेंचुअली गोइंग टू इम्पैक्ट, और कितने टाइम फ्रेम, कितने क्वार्टर तक हमें ये स्लो ग्रोथ का जो फेज है इसे देखना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका अभी भी कोई क्लियर आंसर नहीं है। तो आई वुड पुट के डाउनसाइड लिमिटेड है, बट एज ऑफ नाउ मुझे कोई बड़ी तेजी के ट्रिगर्स नहीं दिख रही है सेक्टर के लिए। ओके, तो तेजी के ट्रिगर्स अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड की। तो सबसे पहले तो ध्रुमिल समझना चाहेंगे निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के पीछे क्या सोच है आपकी, क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग आप ऑफर कर रहे हैं, या फिर
टू बी प्रिसाइज, आजकल के मार्केट में कैसे आप वैल्यू दे पाएंगे इस फंड के थ्रू? देखिए, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के द्वारा हम ऑलवेज ये कैप्चर करते हैं कि जहाँ पे किसी भी सेक्टर में या कहाँ किसी भी स्टॉक्स में एक प्राइस डिस्ट्रप्शन आ गया है, और जो प्राइस डिस्ट्रप्शन है दैट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, जो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, जैसे हम अभी आईटी सेक्टर में देख रहे हैं, या कोई स्टॉक स्पेसिफिक इस तरह के रीजन आ जाते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्री या स्टॉक अच्छे नहीं कर रहे। तो हम ट्राई करते हैं कि 2 से 3 क्वार्टर पहले उस तरह के सेक्टर या स्टॉक्स में 1-2 क्वार्टर पहले पोजीशन अच्छी खासी बना ली जाए, और जब रिकवरी आती है एंड राइड दैट वेव ऑफ रिकवरी, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सीकिंग वैल्यू एट, हर तरह की मार्केट में हम उस तरह की वैल्यू सीक करना पसंद करते हैं। एंड उसके साथ में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई स्टॉक लेते हैं तो एक ध्यान में रखते हैं कि डाउनसाइड भी प्रोटेक्टेड हो और अगले 2 से 3 क्वार्टर में अच्छा मुनाफा मिले उन स्टॉक से। अच्छा, आपके सेक्टर एलोकेशन पर आने से पहले आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी पर ही मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ। क्या की फिल्टर्स आप लगाते हैं विद रिगार्ड्स टू वैल्यूएशन, कैश फ्लो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक, या फिर सिमिलर टाइम पर कैसे अवॉइड करते हैं वैल्यू ट्रैप्स? राइट। सी, एक वैल्यू फंड मैनेजर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि वैल्यू ट्रैप्स को अवॉइड करना है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी स्टॉक्स या इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हैं, दे आर नॉट, वो बहुत डिसरप्ट नहीं हो गई है। माने अगर जो टर्मिनल ग्रोथ पे किसी इंडस्ट्री या स्टॉक पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो टिपिकली वो टाइप की इंडस्ट्री या स्टॉक जो होते हैं वैल्यू ट्रैप बन जाते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि उन तरह के स्टॉक्स में या इंडस्ट्री में ना जाए जहाँ पे एक टर्मिनल ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है कि हमें नहीं पता 10, 15, 12 साल के बाद ये इंडस्ट्री या स्टॉक का क्या होगा। तो उस तरह से हम वैल्यू ट्रैप को अवॉइड करते हैं। ओके। और साथ ही जो आपकी डेफिनेशन ऑफ वैल्यू है वो पिछले 4-5 सालों में कैसे इवॉल्व हुई है, कंसीडरिंग क्योंकि पिछले 4-5 साल मार्केट के लिए, मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्टॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी वॉलेटाइल रहे। वी हैव सीन बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड देन वी हैव सीन सच अ बैड टाइम्स जहां पर मिड कैप, स्मॉल कैप्स में तो 50, 60, 70% तक की भी करेक्शन देखी है। तो क्या मार्केट साइकिल्स के हिसाब से वैल्यू डेफिनेशन भी चेंज होती है? डेफिनेटली। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन जनरल हम मानते हैं कि वैल्यू माने आप सस्ता ही स्टॉक लो, बट हम वो तरह की सोच नहीं रखते। देखिए, अगर जो लास्ट 10-15 साल की हिस्ट्री में अगर जो कोई स्टॉक 30 पी था और अगर जो आप आज 12, 13, 14 पी हो गया है फॉर व्हाटएवर रीजन, और अगर जो हमें लगता है कि अब अगर जो साइकिल फिर से आने वाली है, तो उस तरह के जो स्टॉक्स है वो देखिए वो बेटर है रादर देन बाइंग एब्सोल्यूट, जो चीपनेस हम कहते हैं, एकदम जो सस्ते वाले स्टॉक है उनमें ना जाए। बट ऐसी जगह पे हम जाना पसंद करते हैं कि अगर जो स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, बट जो स्टॉक है, जो कंपनी है, दैट इज गवर्न बाय वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो अच्छे है, और अगले 2-3 क्वार्टर में रिकवरी बहुत अच्छी आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह की जो कंपनियां होती है वो डेट में भी काफी लोडेड होती है। तो हम वो भी इंश्योर करते हैं कि उस तरह के स्टॉक्स या सेक्टर लें जहां पे जब साइकिल आती है तो अगले 1-2 साल में कंपनी अपनी डेट अच्छी तरह से रीपे कर पाए, एंड वर्चुअली दे काइंड ऑफ पॉसिबली बिकम, आई वुड से, डेट फ्री। तो उस तरह के जो स्टॉक्स है या सेक्टर्स है हम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन पर आते हैं तो फिलहाल आपका जो करंट स्टांस है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, वो किस तरीके का एलोकेशन है? देखिए, अभी रफली 59% इन्वेस्टेड लार्ज कैप में है, अबाउट 27% इज इन्वेस्टमेंट इनटू मिड कैप्स, और 13% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है। दैट इज हाउ राइट नाउ द पोर्टफोलियो इज पोजीशन। ओके। और पूरा पोर्टफोलियो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है? टॉप 10 होल्डिंग्स के एक्सपोजर की बात करें या वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन की बात करें? सी, पोर्टफोलियो इज प्रीटी मच कॉन्सेंट्रेटेड। अगर जो आप टॉप 10 होल्डिंग देखोगे तो वी हैव लार्ज इन्वेस्टमेंट्स into banking space, we have large investments into power and utility space, then there are some other electrical equipment type की जो कंपनियां हैं। तो अगर जो टॉप 10 स्टॉक्स अगर जो आप उठा के देखेंगे तो रफली 30-35% ऑफ पोर्टफोलियो वुड बी इजीली इन्वेस्टेड इनटू टॉप 10 स्टॉक्स। और अगर हम सेक्टोरल वाइज देखें तो कहाँ आप ओवरवेट हैं, कहाँ अभी अंडरवेट है इस फंड के थ्रू? बैंक्स का आपने जिक्र किया क्लियरली।
या देखिए 2-3 सेक्टर्स है जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। टेलविंड्स भी बहुत अच्छी हैं, नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें मोस्टली लार्ज प्राइवेट बैंक्स अच्छी लग रही है, मिड प्राइवेट बैंक्स भी अच्छी लग रही है एंड सिलेक्टिव जो है हम पीएसयू बैंक्स में भी इन्वेस्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी हाई क्वालिटी एनबीएफसीज जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए थे और अभी भी रीजनेबली अवेलेबल है। तो दैट इज द अनदर स्पेस, हमें एनबीएफसीज भी अच्छी लग रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज जो है जहाँ पे अभी वैल्यूएशन फिर से ऊपर से करेक्ट हो गए, काफी रीजनेबल लग रहा है। सो ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस जो है विच इंक्लूड्स प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्रोकिंग, तो ये कुल मिला के जो पूरा स्पेस है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके अलावा हमें पावर सेक्टर ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है। पावर सेक्टर वेदर इट बी यूटिलिटीज और वेदर देयर आर इक्विपमेंट कंपनियां हो गई, ये जो दो स्पेस है हमें काफी अच्छे लग रहे हैं एंड यहाँ पे भी वैल्यूएशंस है वो काफी रीजनेबल है, इतने महंगे नहीं हुए हैं अभी भी। और पावर सेक्टर का आउटलुक भी काफी स्ट्रांग लग रहा है गिवन द काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन व्हाट इज हैमर्ज एंड उसके अलावा जो प्रोबेबल जो एक्सटेंडेड समर जो इस साल हो सकती है, मुझे लग रहा है पावर सेक्टर के लिए ये सीजन काफी स्ट्रांग रह सकता है। इनके अलावा हमें सिलेक्टिवली सम ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्पेस है वो काफी अच्छी लग रही है, पर्टिकुलरली एयर कंडीशनिंग स्पेस एंड उनके अलावा देयर आर फ्यू ईएमएस कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज, ये भी हमें काफी अट्रैक्टिव लग रही है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये 4-5 सेक्टर जो ओके। है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और यहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, ऊपर से काफी स्टॉक्स में काफी अच्छे सारे करेक्शन आ गए हैं एंड लॉन्गर टर्म के लिए दीज अपॉर्चुनिटीज आर एक्सीलेंट। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात करें ध्रुमल, तो ये तो एक ऐसी थीम रही है जो काफ़ी समय से फ्लेवर में रही है और हमने इस फ्लेवर का टच ज़्यादातर फंड्स में देखा है, ज़्यादातर फंड हाउसेस की सोच में देखा है। दो चीज़ें यहाँ पर आपसे, पहली चीज़ तो ये कि प्राइवेट बैंक्स हो या पीएसयू बैंक्स हो, वैल्यूएशन आपने कहा जैसे, क्योंकि शुरुआत में कि जब स्टॉक पिकिंग करते हैं अगर कोई वैल्यूएशन महंगी भी लग रही है लेकिन ग्रोथ बेहतर दिख रही है तो आप कंसिडर करते हैं। वैल्यूएशन महंगी दिख रही है या वैल्यूएशन अभी भी सस्ती है या कंफर्टेबल है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में आपके हिसाब से? पहला पॉइंट। दूसरा ये कि अगर हम नियर पास्ट की बात करें तो क्या कुछ ऐसी पॉकेट्स रही हैं जहां आपने एक्सपोजर ट्रिम किया है या इंक्रीज किया है? देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस देखेंगे तो अब काफी इंटरेस्टिंग दौर से गुजरेगा, क्योंकि 12-13% जो क्रेडिट ग्रोथ रही है इंडस्ट्री की, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद गिवन इन्फ्लेशन इन कमोडिटीज पर्टिकुलरली ऑयल एंड अदर मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, मुझे लग रहा है दैट कैन गिव अ गुड बूस्टर जो है ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की क्रेडिट ग्रोथ को मिलेगा। Coming to valuation, I believe none of the private banks are in any expensive zone right now. And you see ज्यादातर जो NBFCs भी है वहां पे भी हमने काफी ट्रिम डाउन देखा है वैल्यूएशंस में। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस हमें ये एक टेलविंड दिख रही है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और जो वैल्यूएशंस है वो भी काफी रीजनेबल है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, इसलिए हमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ज्यादा ठीक लग रहा है। ओके। और आपने कहीं एक्सपोजर अपना नियर पास में कहीं कम ज्यादा किया है क्या? हाँ, हमने थोड़ा सा एक्सपोजर हमारा कमोडिटीज पे कम किया है। ये जो कमोडिटीज की जो रैली हुई है लास्ट 2-3 महीने में, वेयर वी हैव रिड्यूस्ड, थोड़ा सा एक्सपोजर हमने कम किया है बिकॉज बियॉन्ड द पॉइंट हमें ऐसा लग रहा है कि कमोडिटीज कैन नॉट रैली, नहीं तो ये थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा गिवन ग्लोबली जो इन्फ्लेशनरी सिनेरियो इमर्ज होगा उसकी वजह से। तो फंडामेंटली ऐसे नहीं लग रहा है कि कमोडिटीज जो है यहाँ से बहुत स्ट्रांग रैली करेंगे, बट मे बी हमें ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जैसे सेटल डाउन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कमोडिटीज पे प्रेशर जो है वो ईज ऑफ हो जाना चाहिए। तो एक कमोडिटी एक स्पेस है जहाँ पे हमने थोड़ा सा पोजीशन कम किया है एंड वी हैव रिड्यूस सम पोजीशन इनटू आईटी नेम्स एज वेल। दीज आर द टू स्पेसेस जहाँ पे हमने ओके। और पिछले 2-3 सालों में खास तौर से कुछ मेजर पोर्टफोलियो चर्निंग भी हुई है क्या इस फंड में? देखिए पोर्टफोलियो चर्निंग हैज बीन देयर इन लास्ट 2-3 इयर्स। तो जैसे बताएंगे कि कमोडिटीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू बी इन टॉप 3 पोजीशन होती थी ये फंड की। तो हमने कमोडिटीज घटा के उसके बाद में हमने अपस्ट्रीम में इन्वेस्टमेंट किया था।
अब हमने अपस्ट्रीम में से इन्वेस्टमेंट घटा के उसे ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई किया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में डाइवर्सिफाई किया है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में डाइवर्सिफाई किया है। ओके ओके, तो ये वो पॉकेट्स रही हैं जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे ध्रुमिल, अगर हम अब आपकी स्ट्रैटेजी की बात करें, स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी की, मैं अगेन एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कई सारे पैरामीटर्स आई एम श्योर आपकी लिस्ट में होते होंगे, बट बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जिनकी प्रायोरिटी पहले वैल्यूएशंस होती हैं, कुछ होते हैं जिनकी प्रायोरिटी अर्निंग्स या ग्रोथ होती है। आपके कौन से वो 4-5 सेट पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं आप किस सीक्वेंस में स्टॉक पिकिंग के दौरान? देखिए, जब हम स्टॉक पिकिंग करते हैं तो हम ओवरऑल जो मार्केट साइज है एक स्टॉक का, वो पहले ज्यादा देखना पसंद करते हैं कि जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एड्रेस कर रही है, सो दैट अगर जो हम उसकी कंपनी की ग्रोथ देखें आने वाले 5-6 साल में, वो काफी अच्छी हो सकती है। तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पहले देखते हैं। उसके बाद में आती है कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी लुक एट बैलेंस शीट, एंड देन eventually along with balance sheet you look at return ratios, and then along with that you look at growth numbers. So अगर जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो ग्रोथ अपने आप आ जाएगी, बट वो ग्रोथ को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज आर आल्सो नेसेसरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये 4-5 चीजें हैं जो हम देखते हैं व्हाइल डूइंग द स्टॉक पिकिंग। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसी के साथ क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी कई और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझेंगे ध्रुमिल से। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स एपेटाइट कैसी होनी चाहिए, और मैं देख रही थी इस फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली सिंस इंसेप्शन ऑन एन एवरेज 15-16% की रही है। तो क्या वो फैक्टर्स रहे जिससे इस कंसिस्टेंसी को ड्राइव किया, इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कुछ और बातें भी। चल वापस आते हैं फिर ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं निपॉन इंडिया वैल्यू फंड की। मिस्टर ध्रुमिल शाह हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि फंड मैनेजर हैं इक्विटी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। ध्रुमिल, वेलकम बैक। अच्छा, आपने काफ़ी बारीकियां बताई इस फंड से जुड़ी हुई, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताई, लेकिन अब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये, मैं देख रही थी पिछले 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है इस फंड की, मोर देन 20% रही है, और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें या सिंस इंसेप्शन देखें तो 15-16% के ऑन एन एवरेज रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसने इस कंसिस्टेंसी को ड्राइव करने में हेल्प की है? एक स्टॉक पिकिंग जो एक क्वालिटी फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन बाइंग क्वालिटी कंपनीज एट रीजनेबल प्राइस। जहां जहां हमें अच्छी कंपनियों में एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन मिलता है, हम ऑलवेज वहां जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो दूसरी बात जो हमने स्टार्टिंग में कही कि वैल्यू ट्रैप्स अवॉइड करने हैं, तो बीइंग अ वैल्यू फंड, सीकिंग वैल्यू बट ऑल्सो वैल्यू ट्रैप्स को अवॉइड करते रहना है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो एक फंड के कंसिस्टेंट रिटर्न्स के पीछे है। ओके, अच्छा, मार्केट करेक्शंस जब होती हैं तो उस दौरान आप कैसे जो ड्रॉ डाउन्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं? यस। देखिए, वन मोर थिंग एक्चुअली जो मुझे पहले बतानी थी। देखिए, जहाँ पे फ्रेंजी वैल्यूएशन हो जाते हैं तो हम वहाँ पे वी मेक श्योर कि हम वो मार्केट का जो पार्ट है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत फ्रेंजी है, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के वैल्यूएशन चल रहे हैं लिंक टू नेक्स्ट 2-3 इयर्स की अर्निंग, तो हम उस टाइप के सेक्टर या स्टॉक्स में भी नहीं रहते। और जब हमने देखा है कि मार्केट करेक्शन आते हैं तो टिपिकली जहाँ पे एक फ्रेंजी वैल्यूएशन बना होता है, जहाँ पे एक बबल होता है, वहां पे बबल बस्ट होने के एक रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि उस टाइप के जो जोन है, जो हाई रिस्क जोन हम कहते हैं हमारे वैल्यू फंड के लिए, वहां पे हम ना रहे एज फार एज पॉसिबल। ओके, और जो भी स्टॉक पिकिंग आप करते हैं, आई एम श्योर, इनफैक्ट ये एक ऐसा सवाल है जो हम हर फंड मैनेजर से हर डिस्कशन में पूछते हैं कि आप परफॉर्मेंस अपने पोर्टफोलियो की ऑब्जर्वेशन डे टू डे बेसिस पे होती होगी, बट कोई भी स्टॉक आप पिक कर रहे हैं, कितना टाइम एटलीस्ट आप देते हैं कि बदलाव किया जाए या उससे एग्जिट किया जाए या एक्सपोजर बढ़ाया जाए? कोई ऐसा सेट पीरियड है, क्वार्टरली रिव्यू है या एनुअल रिव्यू है, कब कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, फंड्स का और स्टॉक का जो रिव्यू है वो तो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, जैसे मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं, तो दोज रिव्यूज आर वेरी मच पीरियोडिकल। बट एज आई मेंशन कि हम जनरली 1 से 2 क्वार्टर पहले इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे हम एक फंड में अच्छी साइज बना पाए अगर जो हम कोई थीम या कोई स्टॉक्स को प्ले कर रहे हैं इस फंड में। तो इट इज ओके टू बी देयर लिटिल अर्ली by 1 to 2 quarters and have some patience, particularly
जहाँ पे ये स्टॉक्स या जो सेक्टर्स है वो रिटर्न देना शुरू करें। तो दैट्स द इनिशियल टाइम फ्रेम। और अगर जो कोई स्टॉक लेते हैं तो टिपिकली हम उनमें एक आध साल तक तो इन्वेस्टमेंट रखते हैं। देयर आर फ्यू नेम्स वेयर प्रॉब्ली जो इन्वेस्टमेंट है वो 3-4 साल की होराइजन तक भी चलता है। बेसिकली अगर जो स्टॉक में ओवरऑल जो साइज ऑफ मार्केट है वो बहुत बड़ी है और वो कंपनी उस मार्केट साइज की बहुत छोटी प्लेयर है और ग्रोथ दिखा रही है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम कि हम वो स्टॉक को लंबा होल्ड करें। ओके अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी बार ध्रुमिल आपने मार्केट्स आप बेहतर समझते हैं, मॉनिटर करते हैं, काफ़ी बार मार्केट डोमिनेटेड होता है बाय मोमेंटम। मतलब फंडामेंटल शायद तब पीछे हो जाते हैं, मोमेंटम में मार्केट ज़्यादा काफ़ी बार चलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे टाइम में आप कैसे बैलेंस करते हैं ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, क्योंकि वैल्यू आपकी कोर थीम है इस फंड की? राइट। देखिए, तो एक थ्रेशहोल्ड के बाद जब कोई स्टॉक के वैल्यूएशन निकल जाते हैं तो हम वो स्टॉक में से एग्जिट कर लेते हैं। एंड देन मेक पोर्टफोलियो लिटिल बिट मोर डिफेंसिव, मेक पोर्टफोलियो प्रोबेबली ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड करना देखते हैं। तो एक है कि जहाँ पे फ्रेंजी हो जाती है वहां पे एग्जिट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज जब मार्केट टर्न होता है तो हमने देखा है कि स्टॉक में से 40, 50, 60% ड्रॉडाउन जो है वो बहुत इजीली आ जाते हैं फॉर वेरी माइनर थिंग जो है वो अगर जो स्टॉक के अगेंस्ट चली जाए तो। ओके तो अभी आप इस फंड के थ्रू फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या कुछ कैश पर भी हैं? वी आर ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड। वी हैव हार्डली 1.5% कैश राइट नाउ। ओके अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टर एपेटाइट की, किन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है या फिर कितना होराइजन एटलीस्ट इन्वेस्टर को लेना चाहे इस फंड में, तो कितना समय दें, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम रेकमेंड करते हैं कि 2 से 3 साल का जो टाइम होराइजन है वो एक बहुत डिसेंट टाइम होराइजन होता है टू इन्वेस्ट इन टू वैल्यू फंड। क्योंकि जो वैल्यू फंड होते हैं वो टिपिकली आप देखोगे कि मोमेंटम ज्यादा चेंज नहीं करते। थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन थॉट रहता है, थोड़ा सा अगेंस्ट द मार्केट जाते हैं। तो जब आप अगेंस्ट द मार्केट जाते हो या थोड़े से कॉन्ट्रेरियन जाते हो, आपको थोड़ा सा उसे समय देना चाहिए उस स्ट्रैटेजी को प्ले आउट होने के लिए। तो मेरा जनरल रिकमेंडेशन रहता है कि अगर जो आप वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक 2 से 3 साल का जो टाइम होराइजन है वो सही टाइम होराइजन। ओके और पूरे पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में इस फंड की प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है? क्या ये कोर पोर्टफोलियो बन सकता है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो बन सकता है, क्या कहेंगे आप? सी डेफिनेटली जो वैल्यू थीम है, वैल्यू थीम ऑल्सो बी वन ऑफ द कोर पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर्स। क्योंकि अगर जो आप देखोगे कि इंडस्ट्री का जो ज्यादातर जो एयूएम है वो ज्यादातर ग्रोथ स्टाइल में लगा हुआ है एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ जो एयूएम है वो वैल्यू थीम में लगा हुआ है। एंड वी मेक श्योर दैट ये हम जब कोई वैल्यू फंड चलाते हैं तो वी हैव टू आल्सो डिलीवर अ डिसेंट रिटर्न इन्वेस्टर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड वी मेक श्योर दैट कि जो फंड है वो वैल्यू ट्रैप कैटेगरी में ना चला जाए। एंड दैट इज वाई हम मानते हैं कि वैल्यू जो कैटेगरी है वो भी एक कोर पोर्टफोलियो में आनी चाहिए इन्वेस्टर्स के। ओके और एक चीज़ और जो शायद मुझे पहले पूछनी थी आपसे ध्रुमिल, बट मुझे अभी ध्यान आई कि जब आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो भी आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी है, बाय व्हाट परसेंटेज जो आपका पोर्टफोलियो है इट कम्स फ्रॉम बॉटम अप आइडियाज या फिर सेक्टर या फिर थेमेटिक बेट्स? राइट राइट। देयर आर दोनों अप्रोचेस हैं इस फंड के कंस्ट्रक्ट में, ओवरऑल कंस्ट्रक्ट में। तो अगर जो हमें जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लग रहा है तो प्रोबेबली अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट अगर 30-35% है ये सेक्टर में, तो करीब जो 20-22% जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप डाउन अप्रोच से आता है। बैलेंस जो 10% जो इन्वेस्टमेंट है वो बॉटम अप अप्रोच से भी आता है। देन अगेन विद इन दी सेक्टर वी गो अंडरवेट, ओवरवेट विद इन स्टॉक्स। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो ब्लेंड है दोनों चीजों की, जहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच भी लिया जाता है, कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है और उसके साथ में विद इन दैट वी बाय स्मॉल एंड मिड कैप्स जो ये थीम को कंप्लीट करते हैं बाय सिलेक्टिंग स्टॉक्स बाय बॉटम अप अप्रोच। ओके और एक फाइनल सवाल और आपसे इस फंड के बेसिस पे रहेगा, जो भी हिस्ट्री रही है इस फंड की या फिर आपके होल्डिंग पीरियड की, एवरेज होल्डिंग पीरियड आपकी किसी भी पोजीशन का क्या रहता है या फिर व्हाट टिपिकली ट्रिगर्स एन एग्जिट, अगर आप कभी एग्जिट भी करते हैं तो? ओके, सी एग्जिट ट्रिगर्स आर वेरी मच क्लियर। अगर जो एक जो वैल्यूएशन है, अगर जो वो बहुत फ्रेंडली जोन में चला जाता है, मैं कोई नंबर नहीं बताऊंगा,
बट अगर जो फ्रेंजी जोन में चला जाता है जहाँ पे आप अगले 2-4 साल की भी अर्निंग उस स्टॉक में नहीं फैक्टर कर सकते हो उस प्राइस पे, तो हम जाके फिर सोचते हैं कि एग्जिट लेना चाहिए। दूसरा, अगर जो हमें लग रहा है कि फॉर एनी रीजन कोई सेक्टर या स्टॉक बहुत लंबे समय के लिए डिसरप्ट हो जाने वाला है, तो हम वहाँ वो सेक्टर से पोजीशन कम करते हैं या फिर कंप्लीट एग्जिट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा निपॉन इंडिया वैल्यू फंड से जुड़ा हुआ, और तमाम डिटेल्स यहाँ पर ध्रुमिल ने बताई। मैं आपको सम अप कर दूं, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड 8,000 करोड़ के आसपास इस फंड का AUM है। लॉन्ग टर्म सिंस इंसेप्शन 15-16% के रिटर्न इसने कंसिस्टेंटली मेंटेन किए हैं। 3 सालों का रिटर्न 20% से ज़्यादा रहा है। और जैसे ध्रुमिल ने बताया कि अप्रोच यहाँ पर रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस, पावर, यूटिलिटीज़, ये कुछ ऐसी थीम्स है जहाँ पर ये मेजरली बेट कर रहे हैं। बट एटलीस्ट 2 से 3 साल के नज़रिए के साथ एक कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग निपॉन इंडिया वैल्यू फंड हो सकती है। वेल, थैंक यू ध्रुमिल आने के लिए शो में, मार्केट्स के साथ साथ फंड की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेकर्स पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।